हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में बताने वाला हूं विज्ञान के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, साइंस के फ्रेंड्स लगभग ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में पूछे गए, रिव्यू किए गए और पूछने की संभावना बन रहा है। इसलिए प्लीज सर दोस्तों ये प्रश्नों को याद करिएगा, समझिएगा क्या प्रश्न कहता है, उसका आंसर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखना है, समझना है, तो प्लीज वीडियो को अंदर देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कभी सीखिएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहे हैं, मैं तो यहाँ जो विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हूँ दोस्तों फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिक्स किया गया है। ठीक है, तीनों इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, आपको मजा आएगा। ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न भी है। देखिए यहाँ मैं 17 लिया हूँ, फिर मैं इस बार 17 बताऊंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे आराम से और उसको आंसर को देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज ध्यान से रखिए क्योंकि वन लाइनर से आपको आंसर एक्यूरेट याद रहेगा। और जब एग्जाम में 4 ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको सही आंसर जाएगा। लेकिन 4 ऑप्शन रहने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते क्या लगता है ये आंसर था। बट वन लाइनर से क्या होगा ना, आप एक्यूरेट जानिएगा। ठीक है, आपको डाउट जो में रहेगा ही नहीं, वो हो सकता है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या आपका कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। देखिए हम लोग दो तरह का लेंस पढ़ते हैं, एक आवर्धक होता है, एक विवर्धक होता है। समझ रहे बात को, आवर्धक लेंस होता है, एक विवर्धक होता है। तो आवर्धक लेंस क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ आवर्धक लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस से होता है। यदि रियली देखा जाए आवर्धक लेंस तो उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो ये सब सवाल रहेगा क्योंकि साइंस टॉपिक तो सब जगह पढ़ना। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे दे दूंगा फ्रेंड्स, क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस भी रहेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, कॉन्वेक्स इसी को ही कहते हैं, और कॉनकेव कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, अगला पढ़ते हैं प्रश्न सेकंड नंबर कि लेंस किसने सर्वप्रथम टेलीस्कोप से रात में आसमान देखा था। देखिए बहुत पहले की बात है, जब साइंस का ना इनिशियल स्टेज था, उस वक्त दोस्तों क्या था ना, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, फिलोसफर अपने अपने कुछ खोज कर रहे थे। तो उसी वक्त क्या थे फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रात में टेलीस्कोप से आसमान को देखा। आसमान को देखे रात में आसमान को देखे तो उन्होंने बहुत कुछ क्षुद्र ग्रह को देखे थे, जिसमें बहुत सारे ग्रह जो देखते हैं नंगी आंखों से 5-6 ग्रह को देखे थे। तो वही आसमान को देखने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो उन दोस्तों वैज्ञानिक का नाम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब जो थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किए थे, आसमान को नहीं देखा था। किससे देखे थे, टेलीस्कोप से। ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार उन्होंने किया था, गैलीलियो, गैलीली का पूरा नाम था। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, गैलीलियो। गैलीलियो, गैलीलियो साहब जो थे दोस्तों क्या बताया था, आसमान को देखे थे। गैलीलियो साहब क्या बताया था, जड़त्व का नियम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करा प्रश्न देखिए। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई कण एक समान गति में है, उसका क्या समान होगा। जैसे हम लोग, आप ही मान लीजिए कहीं बाइक से जा रहे हो, घर जा रहे होंगे, तो आप बोलते हैं ना एक समान चाल से जा रहा हूँ, एक समान गति से जा रहा हूँ, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना फास्ट ना कम, ना सेम। तो उसमें कहने का मतलब क्या है, वहां पे क्या चीज सेम रहेगा, एक समान का मतलब क्या सेम रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, क्या स्पीड रहेगा, क्या एक्सेलरेशन रहेगा, टाइम क्या सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स एक समान गति करने का मतलब होता है फ्रेंड्स उसका जो चाल होगा, उसका जो वेग होगा वो एक समान रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि क्या समान रहेगा इसका आंसर मैं क्या डाल दूंगा, चाल डाल दूंगा। चाल या इसका क्या डालूंगा, चाल या वेग। ऐसे वेग और चाल दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। अगला बढ़ते हैं चौथा की ओर। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वाहन के पीछे वाली वस्तु देखने में किसका प्रयोग होता है। हम लोग देखे होंगे जब ट्रेवल करते हैं बस से या कार से, तो देखते हैं कि बगल में एक दर्पण लगा रहता है, मिरर। वो मिरर क्या होता है, पीछे का सारा वस्तु को ऑब्जर्व करके एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है, और ड्राइवर ये क्लियरली देख लेता है कि पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा साइकिल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसमें क्या रहता है, कौन सा दर्पण रहता है, आप जानते हो कि मिरर है, बट कौन मिरर रहता है, तो वहां पे फ्रेंड्स मिरर रहता है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल इंडिया में आया था। ठीक है, इंडिया, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी वगैरह में आता रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल लेंस नहीं फ्रेंड्स, उत्तल लेंस और दर्पण में बहुत अलग होता है। ठीक है, लेंस में दोनों सब था ना,
आर पार कर सकता है, लेकिन दर्पण में एक सतह रंगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर के बाद 5वां की ओर। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है। देखिए हम लोग के शरीर में कभी कभी ना बहुत सारे एक्स किरण, गामा किरण शरीर में ज्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, मात्रा से अधिक हो जाने के कारण हम लोग के शरीर में क्षति होने लगता है, कोशिका मर जाते हैं या कुछ अलग अलग अंग को डिफेक्ट कर देता है। तो वहां पे उस क्षति को हम लोग किसमें मापते हैं, किसमें मेजरमेंट करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग होता है मापने वाला एक दोस्तों कहते हैं क्या, रेम कहते हैं, रेम में इसको मेजरमेंट करते हैं। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, रेम में। ये सब सवाल दोस्तों याद रखिएगा, याद में आपको आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स किरण देखिए आप लोग का एक्सरे होता है ना, किसी जब हड्डी उड्डी को देखने में एक्सरे, तो कभी ज्यादा एक्सरे जाने लगता है शरीर में ना, तो कुछ हानि भी कर देता है, ठीक है, तो वो रेम में ही इसको मेजरमेंट करते हैं। अगला दोस्तों 6ठा नंबर हमारा क्या है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए बहुत सारे चार्ज को स्टोर करना है हम लोग को, तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा होगा संधारित्र इसका होगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंडेंसर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, संधारित्र। आप पढ़े होंगे संधारित्र बहुत सारे टाइप का होता है, समानांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र होता है ना, सब बेलनाकार संधारित्र, तो अलग अलग टाइप का होता है। मैं एक वीडियो भी डाल दिया था संधारित्र के बारे में, मेरे चैनल पर डाला गया पूरा डिटेल में, ठीक है, 12th में पढ़ना चाहिए। 7वां नंबर क्या है, चालक तार में धारा बहने के लिए उत्तरदायी है। देखिए हम लोग के घर में जो वायर होता है, वायर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है पता है, इसके लिए कौन मेन उत्तरदायी है, उसके लिए मेन कौन कारण है, किसके कारण बहता है। तो इसका फ्रेंड्स होगा ऑप्शन, ये मात्र वन ही चीज होगा, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण ही ना चालक तार में जो कंडक्टिव वायर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसके कारण, क्या होगा, चालक तार, यहाँ पे है ना धारा बने का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चलिए इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला फ्रेंड्स हमारा है 8वां नंबर, एक क्या बोला कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को तो तुम लोग क्या लिखेंगे, एम से, मास होता है, वेग को भी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, तो बीच में दूंगा। आप बोले कि द्रव्यमान के ऊपर क्यों निर्भर करता है, देखिए फ्रेंड्स मैं हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv² होता है। तो देखिए ई जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे कर रहा है और भी पे कर रहा है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है। अगला 9 नंबर, ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि परमाणु का संगठन, ये जो परमाणु का संगठन करने वाले कण कौन कौन से हैं। देखिए हम लोग का जो एटम जो बनता है, एटम वो किसके कारण बनता है, उसका संगठन क्या है। तो फ्रेंड्स अभी से याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में आया हुआ सवाल, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, बट आ जाता है, बच्चे नहीं बता पाते। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 ऐसे मौलिक कण हैं, ये 3 ऐसे मौलिक पार्टिकल्स हैं जिसके कारण क्या होता है, परमाणु का निर्माण होता है। अब इसको छोड़कर कोई भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़कर कोई दूसरा दे देगा, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या ड्यूट्रॉन दे देगा, तो उसमें मत मारिएगा, 3 ही रहेगा, ठीक है, तीनों से ही बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ई देता हूं, प्रोटॉन के लिए पी और न्यूट्रॉन के लिए ए नहीं देता हूं, ठीक है, इसे जानते होंगे आप लोग। अगला 10वां नंबर कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। हम लोग घर में जो घर वगैरह बनते रहता है तो सीमेंट का यूज होता है, बट अगर आपने सोचा है उसमें किसका मिश्रण रहता है, उसमें क्या मिला हुआ रहता है, सुने कभी, नहीं सुने होंगे। इस वाले इंडिया में आया था जब मैं दिया था एग्जाम, ठीक है, केमिस्ट्री में आया था। तो सीमेंट जो दोस्तों बनता है ना, वो पता है क्या उसमें रहता है दोस्तों, उसमें कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट रहते हैं, और उसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 और कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, CaLO2। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आंसर में क्या लिखूंगा, कैल्शियम, दोस्तों ये दिख रहा है ना आपको, ब्लू वाला में दिख रहा है आंसर जो, कैल्शियम सिलिकेट कॉमा कैल्शियम एल्यूमिनेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न है बड़ा, ये 11 नंबर है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि समुद्री जल किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध होता है। देखिए हम सब जानते हैं कि समुद्री जल जो होता है पीने योग्य नहीं होता है, उसमें खारा जल होता है, ठीक है, तो हम लोग पीने के लिए नहीं होता, बट उसको हम लोग प्यूरिफाई करके पी सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसको शुद्ध कर सकते हैं, प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है प्रश्न में। समुद्री जल किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध होता है, तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस का नाम है फ्रेंड्स आसवन विधि। आसवन प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, समुद्री जल होता है सी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर में क्या डालूंगा, आसवन विधि, आसवन विधि। थोड़ा अगला 12वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, जल का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, वाटर का प्यूरिफाई रूप या उसका जो क्या जो अवस्था जो मिलता है हम लोग का वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आशुद्ध जल। आशुद्ध जो जल होता है ना, आशुद्ध जल वो क्या होता है, शुद्ध का सबसे जल का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, आशुद्ध जल। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो बोला ना आशुद्ध जल वाला, ये याद करें। मैं इसको बीबीआर लगा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ डबल स्टार, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। जल का शुद्धतम रूप क्या कहता है, आशुद्ध जल। 13 नंबर क्या है, रेयन बनाया जाता है। रेयन दोस्तों क्या आता है, ये बहुलक टाइप का होता है, ठीक है। रेयन किससे बनाया जाता है, रेयन कपड़ा सुनोगे, रेयन होता है, एक नाइलॉन होता है, इसे पढ़े ना, उसी चैप्टर में पढ़ना है। तो रेयन किससे बनाया जाता है, तो रेयन फ्रेंड्स बनता है सेलुलोज से, याद रखिएगा। सेलुलोज जो देखते होंगे पेड़ पौधे से भी मिलता है सेलुलोज, ठीक है। जो आपका पेपर जो बनता है, कागज जो लिखते हैं वो भी सेलुलोज का ही बना रहता है। तो सेलुलोज कोशिका एक तरह से होता है, तो सेलुलोज से ही बनता है क्या, रेयन। रेयन किसका बहुलक है, तो सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का। अगला 14वां नंबर, नाभिक। ये रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है। देखिए हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है ना, जहां एनर्जी उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, वहां विस्फोटक बम, वहां पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, बम बाइंडिंग होता है वहां पे, ठीक है। तो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में होता है। आप पढ़े होंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना मुंबई में, उसका कहा जाता है। तो वहां पे ग्रेफाइट जो प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट जो कार्बन ये है, ये किसको किस रूप में प्रयोग करते हैं, इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं प्रयोग। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, नाभिकीय रिएक्टर में जो ग्रेफाइट जो होता है फ्रेंड्स, वो हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। मंदक क्या करता है, मंदक क्या करता है, तो जो क्या आता है ना, मंदक यानी कि कम कर देना किसी चीज का, ठीक है। तो वहां पे कुछ जो वहां पे क्या अभिक्रिया को कम कर देता होगा, दर को, ठीक है, इसको नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं हम लोग, मंदक के रूप में। ये सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, मंदक के रूप में, मंदक, मंदक या विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वही यदि भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, भारी उसका करते हैं हम लोग दोस्तों, मंदक ये हो गया ना, भारी जल का करते हैं हम लोग किसके रूप में, शीतलक के रूप में, ठंडा करने के लिए। और एक होता है बोरॉन का क्षार होता है, उसको हम नियंत्रक क्षार के रूप में करते हैं। तो 3 चीज का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। 15वां नंबर पढ़िए कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। देखिए हम लोग फेन जो प्लवन एक प्रोसेस होता है, 12th में पढ़ना आप लोगों को धातु कर्म में, मेटलर्जी में। तो फेन प्लवन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसका हम लोग किस धातु कर्म के लिए करते हैं, क्योंकि धातु कर्म बहुत तरह का होता है। सल्फाइड एस का होता है, कार्बोनेट एस का होता है, ऑक्साइड एस का होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो वो किसके लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स फेन जो प्लवन प्रक्रम होता है वो सल्फाइड एस के लिए सिर्फ होता है, ये सल्फाइड एस के लिए होता है, ठीक है। फेन प्लवन प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फाइड एस के लिए, ना कि कार्बोनेट, ना कि ऑक्साइड, ना कि ये सब, ठीक है। तो इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, सल्फाइड एस। दिख रहा है, देखिए मैं यहां पे दिख रहा हूं आप, सल्फाइड एस, फेन प्लवन प्रक्रम, ठीक है। अगला दोस्तों हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक क्या प्रश्न बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग व्यापारिक नाम से क्या जानते हैं, कमर्शियल रूप से, तो इसका दोस्तों नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है इसका, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। ये सवाल पूछ सकता है, बेकिंग सोडा कैसा नाम है, व्यापारिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा नाम है, रासायनिक नाम या व्यवहारिक नाम इसको बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को। 17 नंबर पढ़िए इस प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किस कारण होता है। आप सब लोग गर्मियों के दिनों में कोका कोला बहुत पीते हैं, वो अच्छा लगता है, बट अगर आपने सोचा है कि आपको खट्टा उसमें जो स्वाद लगता है कभी कभी, वो किसके कारण लगता है, तो उसमें तो फ्रेंड्स एक रहता है फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड के कारण क्या होता है, वो खट्टा लगता है, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका सूत्र में H3PO4 होता है, ठीक है।
इसका मैं नाम क्या लिख दूंगा, फॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों दिख रहा है ना, ये ब्लू से में लिख रहा हूं जो वाला, H3PO4 क्या है इसका सूत्र है, और फॉस्फोरिक एसिड के कारण कोको कोला जो क्या होता है हम लोग को खट्टा लगता है, ठीक है। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में, फाइनली नहीं सॉरी, अभी मैं 17 ही प्रश्नों को बताया हूं, अभी मैं दोस्तों अभी 34 प्रश्न जो मुझे और लेना है ये वीडियो को क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सारे प्रश्न यार प्लीज यार रख लो। आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम देने जा रहा है जहां पे भी विज्ञान का सिलेबस है, साइंस का उसमें सिलेबस है, तो प्लीज यार वीडियो को देख के जाइए। वीडियो नहीं देखे तो प्रश्नों का जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। प्लीज ये देखिए वीडियो को, समझिए आराम से, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते चलिएगा। और पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सीरीज चल रहा है हमारे चैनल में, बहुत सारा पहले वीडियो डाल दिया गया एमसीक्यू का, ठीक है। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे प्रश्नों को बताता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए क्या करते हैं, आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, अब 18 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। क्या कहता है, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। जैसे कार वगैरह चलते हैं, जैसे व्हीकल्स रहते हैं दोस्तों, मोटर गाड़ी, तो उनके जो धुएं में क्या रहता है जिसके कारण हम लोग प्रदूषण फैलता है। तो फ्रेंड्स वहां पे रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण जहरीला गैस कहा जाता है, हम लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या मानेंगे हम आंसर, सीओ मानेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आया था, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। हम सब बोलते हैं कि तंबाकू भाई हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, क्यों होता है उसका धुआं हानिकारक, कुछ तो रीजन होगा ना। तो दोस्तों उसका रीजन पता है क्या, हानिकारक होने का रीजन, उसमें फ्रेंड्स पाया जाता है सीओ, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू में भी पाया जाता है, ठीक है, और उसी कारण क्या होता है, वो हानिकारक होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसका भी सीओ मार देंगे। अगला प्रश्न हमारा है 20वां नंबर। ये प्रश्न क्या बोला जाए दोस्तों, बोल रहा है प्रश्न क्या कि एरोसोल का उदाहरण है, आपको एरोसोल का एग्जांपल देना है। तो फ्रेंड्स एरोसोल का मात्र एक ही एग्जांपल है, वो फ्रेंड्स है धुआं जो होते हैं दोस्तों, वो स्मैग बोलते हैं, ऐसा लगता है मुझे, धुआं स्मैग। तो धुआं जो दोस्तों होता है ना, वो एरोसोल का उदाहरण होता है, ठीक है। क्या होता है, एरोसोल का उदाहरण होता है। स्मोक बोलते हैं ना, धुआं होता है उसको स्मोक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एरोसोल का उदाहरण क्या है आपका, धुआं, ठीक है। एरोसोल क्या है, एक तो से कोलाइडी है, ठीक है। एरोसोल क्या है, एक तो से कोलाइडी है। धुआं क्या होता है, धुआं में क्या पढ़े, इसमें क्या होता है, गैस में ठोस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये आपका धुआं हो गया। अगला क्या हमारा इसमें 21वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एंजाइम होते हैं। देखिए एंजाइम हम लोग को सबके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एंजाइम के कारण ही क्या होता है, हम लोग को भोजन पचने में सहायक होता है, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस भी एंजाइम के माध्यम से होता है। तो एंजाइम क्या होता है आखिरकार, तो फिर एंजाइम में तो सिर्फ प्रोटीन होता है, हमने प्रोटीन का नाम सुना ना, तो प्रोटीन के एक तरह से ही एंजाइम होता है, ठीक है। जितना भी तो एंजाइम होगा याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, प्रोटीन, ठीक है। अगला फ्रेंड्स हमारा क्या 22वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार यानी कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए हम लोग तो एक तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो लेते ही है, बट इसको छोड़ के एक कौन ऐसा है जो प्रमुख स्रोत है, बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो उसका फ्रेंड्स हो जाएगा बसा। जो बसा जो फैट होता है दोस्तों, वो भी एक तरह से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। जो बसा भी कहीं बहुत सारा जो चीज हम लोग खाते हैं यूज करते हैं उसमें बसा का बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वो आता है, ठीक है, बसा। आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग बहुत सारे पढ़े विटामिन ए सी डी ई के, बट विटामिन बी12 में कौन सा मेटल पाता है, ये इसको मैं डबल स्टार दे दूंगा, याद रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो विटामिन बी12 में फ्रेंड्स पाया जाता है कोबाल्ट, याद रखिएगा, क्या, कोबाल्ट का संकेत पता है क्या होता है, CO होता है, कोबाल्ट। मैं आंसर इसका क्या डालूंगा, कोबाल्ट। सी तो कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा, नहीं तो ओ को भी कैपिटल लिख दीजिएगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्मॉल हो क्या होगा, कोबाल्ट। विटामिन बी12 में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 24वां नंबर क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशी होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशी होते हैं, मसल्स? तो इसका तो ऐसे कहीं कहीं बुक में 700 बोलता है, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस किया हूं तो 656 आता है। ठीक है, तो ये सब मत याद रखिएगा, 700 656 याद रखिएगा। ठीक है, 656 इसका क्या आपका एक्यूरेट इसका नंबर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 656। 656 क्या होते हैं हमारे शरीर में? मांसपेशी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर देखिए, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, आवर्धित का मतलब बड़ा और विवर्धित का मतलब छोटा। तो आवर्धित मतलब बड़ा और आभासी मतलब वर्चुअल इमेज, काल्पनिक बने। कौन सा दर्पण बनता है? तो फ्रेंड्स उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या आता है? एक ऐसा दर्पण फ्रेंड्स जो कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है। ठीक है, तो इसका मैं सही आंसर क्या डाल दूंगा फ्रेंड्स? आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। इसका आंसर क्या डालूंगा? अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। हमारा 26वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो फ्रेंड्स एग्जाम दे रहा था ना, एक होता है एग्जाम, होता है इंडस एग्जाम, उसमें मैं दे रहा था एग्जाम में डीसीसी का, तो उसमें हमारे से पूछा गया था कि एक्स किरण का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा रोंटिजन। कुछ फ्रेंड्स क्या होता है ना, आविष्कार याद करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे याद मत करिए क्योंकि बहुत पूछता ही नहीं है। लेकिन ये ना एक्स किरण वाला ना बहुत बार पूछा गया कि एक्स किरण का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा रोंटिजन साहब जो थे उन्होंने ही इसका खोज किए थे। ठीक है, मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा? रोंटिजन। क्या कहते हैं? एक्स किरण। जो हम लोग का घर आपको देखते हैं हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे करवाने जाते हैं, तो क्या एक्सरे ही रहता है ना, एक्स किरण, जो आपको शरीर से पास करा जाता है, जो एक इमेज बना देता है। ठीक है, अगला 27वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किसका प्रयोग करता है? यहाँ पे डॉल्फिन है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आपका डॉल्फिन है। देखिए चमगादड़ को दिखता नहीं है तो क्या करता है? उस शिकार को पता लगाना रहता है, या कहीं की अवरोध को पता, मान लीजिए आगे दीवार है कि आगे क्या है, उसको पता चलेगा तब ना आगे बढ़ेगा, कि तो उसके मार्ग में अवरोध भी आ जाते हैं। तो रात में क्या करता है ना, शिकार का पता लगाना या अवरोध का पता लगाना, इस जो डॉल्फिन और चमगादड़ करता है वो एक प्रोसेस है, उससे घटना, उसका दोस्तों नाम है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बेस पे दोस्तों क्या करता है? वो अपना शिकार को पता लगाता है चमगादड़। इसलिए चमगादड़ रात में भी अपना शिकार बना लेगा, याद रखिएगा। किसके कारण मैं बनूंगा इसका आंसर दूंगा? ये प्रतिध्वनि का। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम पर इको प्रतिध्वनि घटना है, फिनोमेना, उसके कारण ये लोग पता लगाता है, इसका यूज करता है। 28वां नंबर है, दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा आपका? ये बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? दाब को मापते हैं। आप लोग सुने हो कि दाब का एक मात्रक बार होता है, बार बैरोमीटर पर है ना। अगला 29वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, कैसे? देखिए शेविंग ब्रश को, जैसे आप लोग घर में पेंट वगैरह करते हैं तो ब्रश को पानी में डाल देते हैं, फूला हुआ रहता है, सब छितरा रहेगा, जैसे ही ब्रश को पानी से ऊपर निकालेगा ना तो चिपक जाएगा। क्यों? तो इसका दोस्तों खास रीजन, उस रीजन का नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उसके कारण क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, मैं यहां पे क्या डालूंगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण, कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्या होता है? शेविंग ब्रश क्या होता है? चिपक जाते हैं। अगला है 30वां नंबर, प्रश्न क्या बोल रहा है कि धारावाहक चालक किससे संबंधित होता है? जो हम लोग को करंट जो फ्लो होता है वायर, वो किससे संबंधित होता है? तो वो फ्रेंड्स होता है विद्युत क्षेत्र से, याद रखिएगा। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र से। इसका आंसर क्या जाएगा? विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला फ्रेंड्स हमारा 21वां नंबर, ये बहुत ही 31वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। थर्म किसका मात्रक है? थर्म आपके यूनिट पूछा जा रहा है, किसका यूनिट है? तो दोस्तों थर्म जो यूनिट है फ्रेंड्स वो है उष्मा का। थर्म से सुनेंगे थर्मल, थर्मोडायनामिक्स होता है ना, तो थर्म जो होता है तो वो उष्मा का क्या होता है? ऐसा मात्रक होता है। उष्मा ऐसा मात्रक, सर उष्मा नहीं, ऐसा मात्रक नहीं होता, यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं इसको भी, इसमें थर्म में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे BTU एक होता है, इसका उष्मा का यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
ठीक है। आ गया दोस्तों 32वां नंबर हमारा है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव शरीर अपनी अधिकांशतः ऊर्जा वनस्पति से किस रूप में लेता है। हम लोग देखते हैं कई कई फूड वगैरह खाते हैं वनस्पति से, प्लांट से, बोटनी वनस्पति में बोटनी होता है। तो जो पेड़ पौधे से हम लोग जो खाते हैं ऊर्जा के रूप में कुछ लेते हैं, वो किसके रूप में हम लोग लेते हैं, तो वो फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं वनस्पति से फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएगा आंसर इसका, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आलू वगैरह में कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें क्या वनस्पति है ना। अगला 33वां नंबर, ऑक्टेन संख्या के लिए किसका न्यूनतम मान होना चाहिए। यानी ऑक्टेन संख्या मान लीजिए किस यौगिक का न्यूनतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल जो हेप्टेन फ्रेंड्स जो कंपाउंड है ना, उसका दोस्तों क्या होता है ना, ऑक्टेन संख्या कम होता है, सबसे कम होता है, याद रखिए। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसको मैं डबल स्टार दे देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और में एक बैरोमीटर वाला है, ये भी है, और ये वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा 34वां नंबर, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है, तो फ्रेंड्स पॉलीथीन बनता है इथिलीन से। जब बहुत सारा इथिलीन मिलता है ना तो पॉलीथीन बनता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो पॉलीथीन जो होता है वो इथाइलिन का बहुलक होता है। बहुलक मतलब उससे मिलकर बनना, और इथिलीन का होता है एकलक होता है। ठीक है, जब पॉलीथीन को तोड़िएगा ना छोटे छोटे भाग में तो आपको इथाइलिन मिलेगा, और जब बहुत सारा इथिलीन जुड़ेगा तो पॉलीथीन बनेगा। तो इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, इथिलीन। इथिलीन होता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा 35वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूध में कौन सा शर्करा होता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा जो होता है फ्रेंड्स वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, और फ्रूट वगैरह में क्या होता है, फ्रूट में दोस्तों फ्रक्टोज होता है। जो फल वगैरह होता है ना, सेब आम ये सब, जो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, सेब लीची वगैरह खाते हैं तो फ्रक्टोज होता है। अगला 36वां नंबर, किस विटामिन की कमी से प्रणाशी रक्त अल्पता होता है। प्रणाशी रक्त अल्पता ये तरह रोग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मेलिसिया नहीं, इसको प्रणाशी रक्त अल्पता इसको बोलते हैं हम लोग। इसको एक और इसका नाम जाना जाता है, अंग्रेजी में नाम याद नहीं आ रहा। प्रणाशी जो रक्त अल्पता दोस्तों होता है ना, वो होता है विटामिन B12 की कमी से। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ डबल स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणाशी रक्त अल्पता किस होता है, विटामिन B12 से। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। मैं बताया हूँ यहाँ पे कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 37वां नंबर, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है। देखिए स्वस्थ मनुष्य क्या होता है, उसका श्वसन जो रेट होता है, रिस्पायरेटरी जो रेट होता है क्या होता है, तो 16 से 18 बार, याद रखिएगा। एक सेकंड में 16 से 18 बार, 16 से 18 बार। ठीक है, ये होता है एक सेकंड में। ये 16 से 18 बार क्या होता है, एक सेकंड में इसका क्या होता है, श्वसन दर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली फ्रेंड्स ये प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं मैं सारा मिक्स किया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। इसलिए प्लीज ये प्रश्नों को याद करिए, समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे प्रश्नों को आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे प्रश्नों को आगे ले जाता हूँ। जो मुझे बचा हुआ है 13 प्रश्न और बचा हुआ है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बचा हुआ जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन उसको क्लियर करते हैं। पहले पहला प्रश्न पढ़िए क्या कहता है प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा 38वां नंबर, कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है। हम लोग जो शरीर में जो रक्त का जो परिभ्रमण मतलब क्या होता है, भेजना, जो अलग अलग भागों में रक्त जाता है। ठीक है, तो उसमें कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सेकंड। हमारे जो पूरे शरीर में जो शरीर का जो रक्त भेजने में समय लगता है वो 23 सेकंड लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 23 सेकंड लगता है, 23 सेकंड। ठीक है, अगला है 39 नंबर, कि रक्त को शुद्ध करता है। हम लोग जो शरीर में जो रक्त का जो शुद्ध होता है किसके कारण होता है, रक्त प्यूरिफाई किसके कारण होता है, क्योंकि रक्त में बहुत सारे पदार्थ भी आ जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, एक ऑक्सीजन आता है, कहाँ पर है ना हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें कैसे होता है, किडनी द्वारा। किडनी जो तुम्हारा शरीर में होता है, यकृत जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, किडनी। या इसको तो बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते, पता है क्या बोलते हैं, ब्रीकक बोलते हैं, ब्रीकक बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, रक्त प्यूरिफाई होता है। अगला 40वां नंबर,
प्रश्न क्या बोल रहा है कि सर्वग्राही यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहा जाता है, यानी कि सॉरी एक्सेप्टर। सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ब्लड को ले सके, सभी से ब्लड एक्सेप्ट कर सके, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, तो इसका सही आंसर जाएगा ए बी। जो ए बी जो ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स वो क्या होता है ना, वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और एक सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर यानी कि सभी को दे सकता है ब्लड, वो होता है ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता। ठीक है, ब्लड ग्रुप समझ आ रहा है। मैं फिर से ब्लड ग्रुप का वीडियो डाल दिया हूं, आप यूट्यूब पे जाकर लिखिए ब्लड ग्रुप D2R स्टडी, हमारा वीडियो आ जाएगा। 41 नंबर, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत से क्या होता है, पचा हुआ जो भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत का लंबाई जानता है, सबसे में सबसे लंबा भाग यही होता है, छोटी आंत जो होता है लंबा होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत ही होता है, याद रखिएगा, छोटा नाम समझ जाइएगा, छोटी आंत सबसे लंबा होता है। अगला 42 नंबर, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, किसमें ब्लड बैंक होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ब्लड बैंक फिर कहते हैं हम लोग प्लीहा को, क्या कहते हैं इसको, प्लीहा। प्लीहा को क्या कहता है, ब्लड बैंक कहते हैं। 45 नंबर, दूरी मापने वाली सबसे इकाई क्या है। मान लीजिए फिर आपको सबसे दूर का डिस्टेंस को पता करना है, तो आप किससे मापिएगा, मीटर से मापिएगा, सेंटीमीटर से, फुट से, गज से, किलोमीटर से नहीं, सो रॉन्ग। आपको फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो आपका एस्ट्रोनॉलॉजी होते हैं आपका स्पेस में, तो बड़े बड़े ग्रहों के बीच का डिस्टेंस मापना था, तो किलोमीटर नहीं चलता वहां पे चलता है पार्सेक, वहां पे चलता है लाइट ईयर। समझ आ रहा, सन का डिस्टेंस लाइट ईयर, बड़े बड़े ग्रह का लाइट ईयर, तो ये सब लाइट ईयर से पता चलता है। ठीक है, तो लाइट ईयर, तो लाइट से भी एक बड़ा होता है, उस बड़ा का नाम है पार्सेक। पार्सेक पैरालैक्टिक सेकेंड, उससे क्या करते हैं हम लोग मापते हैं। ठीक है, पार्सेक के छोटा आता है प्रकाश वर्ष, तो पार्सेक से क्या करते हैं हम लोग, बहुत दूर की दूरी मापते हैं, पार्सेक पैरालैक्टिक सेकेंड। आगे बढ़ते 44 नंबर, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल होती है, क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या बढ़ती जाती है कि जीरो हो जाती है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ताप दोस्तों जब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बट दोस्तों यहां पे यदि दाब को बढ़ाइएगा तो ताप ध्वनि का वेग नहीं बढ़ेगा। आप दाब को कितना भी गुना कर दीजिए, 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना, बट टेम्परेचर बट उसका जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो नहीं बढ़ेगा। उसका जो 50 मीटर पर सेकंड है तो जितना है उतना ही उतना ही रहेगा, बट टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो फिर ध्वनि का जो चाल होगा वो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 45 नंबर, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 लाइट ईयर बराबर डॉट डॉट होता है। 1 जो लाइट ईयर होता है वो कितने के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये वैल्यू याद रखिएगा, मैंने 9 तो इसको याद किया था। ठीक है, जब मैं एग्जाम कुछ पढ़ रहा था तो मुझे याद आया था, तो याद अभी से याद कर लीजिए क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 प्रकाश वर्ष 9.46 में 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, लाइट ईयर, LY। अगला 47 नंबर, प्रकाश का रंग, सॉरी 46 नंबर, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा हरा। इंद्रधनुष जो रेनबो जो देखते हैं आप लोग बारिश होने के बाद सन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे वो ऐसे बनता है, वो क्या आता है, उसके बीच में क्या रहता है, हरा रंग रहता है। ठीक है, ग्रीन। 47 नंबर क्या बड़ा प्रश्न कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है। अब कैसे बोलते हैं कि प्रकाश हरा है, ये नीला है, पीला है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, कैसे बोलते हैं, किसके बेसिस बोलते हैं, तो इसका बेसिस है फ्रेंड्स हमारा तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि वो प्रकाश का ये रंग है, क्योंकि जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं, होता है ना, प्रकाश श्वेत होता है, श्वेत में 7 रंग होते हैं, तो वो तरंगदैर्घ्य के आधार पर हम लोग बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, इसको लैम्बडा से हम लोग डिनोट करते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी जो रंग होते हैं, जैसे आप लोग सिनेमा वगैरह देखते हैं ना, फिल्म वगैरह, उसमें प्राइमरी रंग का ही प्रयोग होता है, प्राइमरी कलर का ही प्रयोग होता है। उस प्राइमरी कलर क्या होता है, 3 ही कलर होता है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक पता क्या है, इसका ट्रिक है नहला। जो ताश वगैरह को बच्चे खेलते होंगे तो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो नहला एक होता है, जिसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं नहला, मतलब नीला, हरा, लाल। क्या होता है, नीला,
हरा, लाल। ये नीला हरा जो लाल है फ्रेंड्स, ये क्या आपका प्राइमरी कलर है, जिसका आप लोग सिनेमा वगैरह में इसी तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही होता है, इसी से बहुत सारा जो रंग बनता है, रंग जो साथ बनता है ना, इसी तीनों से बनता है मिक्स करके। पीला बना दे, इसको मिक्स करके पीला बनेगा, हरा ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला पीत शराबित होता है, पीत यानी कि पाइल किससे शराबित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि लीवर, और लीवर में क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय से ही पित्ताशय में पित्त तो संचित होता है, जमा रहता है, बट पित्त का जो स्राव होता है यकृत से होता है, लीवर से होता है। अगला 50वां नंबर, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत सारी चीज का अध्ययन करते हैं, बट एक बायोलॉजी के ब्रांच बन गया आजकल वायरोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, किस विषाणु किस टाइप का है, तो क्या इफेक्ट करेगा, क्या उसको मारेंगे, कैसे करेंगे, वो भी वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वायरोलॉजी। तो क्या होता है, वायरोलॉजी में क्या करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एनडीए 2 में आया था, एनडीए 2 2022 में आया था, ठीक है। तो ये सब सवाल एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज ये प्रश्नों को जाकर देखिएगा, क्योंकि मेरा काम है आप सीखें, वीडियो के माध्यम से सीखें या हमसे कुछ देख के सीखें, आप सीखते रहिए। इसलिए प्लीज सारे प्रश्नों को देखिए, ये वीडियो को आराम से समझिए, क्या प्रश्न कहता है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं 50 मार्क में प्रश्न लिया, बहुत मुझे मेहनत लगा है सारे प्रश्नों को देखने में, समझने में, निकालने में। तो प्लीज आप सीखिए, तभी ये वीडियो सार्थक होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ हेल्पफुल था ना यार, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो देर की बात सोच क्या रहे हैं, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें, बटन नहीं तो दबाना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट के रूप में, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आपके सामने पहले पहुंचते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सिखाते रहता हूँ। तो सीखने के लिए आपको बहुत सारा मैं माध्यम दिया हूँ, इसलिए प्लीज विजिट करिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे और कुछ सीखिए, ठीक है। मिल जाएगा नए वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।